Hello students, welcome to my channel Tech Science. My name is Sir ईशान. आज फिजिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 के फर्स्ट लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे विद रिलेटेड टू फिजिकल ऑप्टिक्स. डियर स्टूडेंट्स, जब हम फिजिकल ऑप्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कंप्लीट अबाउट लाइट. व्हाट इज लाइट? स्टूडेंट्स, लाइट के बारे में जानते हैं कि लाइट है क्या चीज़. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लाइट के बारे में बात करें तो लाइट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन, मतलब ये देखने का एहसास पैदा करती है. सेंसेशन ऑफ विजन, देखने का एहसास. और ये बेसिकली एक पार्ट है, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है जो स्टार्ट होता है फ्रॉम या लाई करता है एक्स रेज और माइक्रोवेव्स के दरमियान. तो हमारे पास लाइट एक ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डियर स्टूडेंट्स पार्ट है जो लाई करता है बिटवीन एक्स रेज एंड माइक्रोवेव्स. बेसिकली लाइट प्रोड्यूसेस करती है सेंसेशन ऑफ विजन. अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जब हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ऑप्टिक्स क्या है. बेसिकली ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं लाइट से रिलेटेड फिनोमिनास को और प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को. तो व्हाट इज ऑप्टिक्स? डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं दो चीज़ों को. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या चीज़ है हमारे पास? बेटा, पहली चीज़ जो है वो है हमारे पास प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट किस तरीके से प्रोपेगेट करती है अवे फ्रॉम दी सोर्स. और सेकंड नंबर पे हम जिस चीज़ को स्टूडेंट स्टडी करते हैं वो है हमारे पास फिनोमिनास रिलेटेड टू लाइट. तो हमारे पास ये दो बातें हो जाती हैं ऑप्टिक्स से रिलेटेड. अब डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स को दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है. पहली जो है उसे आप कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और जो सेकंड है वो है हमारे पास स्टूडेंट्स फिजिकल ऑप्टिक्स. और आपने देखा होगा हमारा जो चैप्टर है उसका नेम भी फिजिकल ऑप्टिक्स ही है. पहले हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को स्टडी कर लेते हैं. अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमने स्टडी करना होता है डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और इनका यूज. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और इनका यूज किसके अंदर? जो कंपोनेंट्स बनाते हैं. हम क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? कंपोनेंट्स बनाते हैं. किसके? ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के. जैसा कि मिसाल के तौर पे मैंने एक लेंस डिज़ाइन किया, हाफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस डिज़ाइन किया एक इंस्ट्रूमेंट के लिए, जो कि किसी जगह पे रिफ्लेक्शन करेगा और लाइट के कुछ पार्ट को वो रिफ्लेक्ट कर देगा. तो इस चीज़ को जब आप स्टडी करते हो तो आप इसको कहते हो स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. आफ्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हमारे पास आता है फिजिकल ऑप्टिक्स. फिजिकल ऑप्टिक्स में आप स्टडी करते हो इंटरफेरेंस को, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को, ऑफ लाइट को, नेक्स्ट नंबर पे डिफ्रैक्शन को, वगैरह वगैरह. तो ये हमारे पास फिजिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड था. अब स्टूडेंट्स, हम फिजिकल ऑप्टिक्स को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. हमारा फर्स्ट लेक्चर है ये, हम सिंपल सा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं. तो ये कैसे हो सकता है कि हम स्टडी ना करें कि लाइट कैसे एक सोर्स से दूर प्रोपेगेट करती है. तो एक नई टर्मिनोलॉजी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है हमारे पास वेव फ्रंट. वेव फ्रंट. अब स्टूडेंट्स, वेव फ्रंट है क्या चीज़? देखिए भाई, हमारे पास ये सोर्स है और इस सोर्स से हमारे पास जो लाइट की रेज है वो इस रेडियल सर्कल की शक्ल में बाहर निकल रही है. मतलब रोशनी कैसे फैलती है? ये इस सोर्स, ये लेट्स सपोज एक सोर्स है ना, उस सोर्स से ऐसे बाहर ऐसे फैलती है, ऐसे रोशनी ऐसे बाहर फैलती है 3D फॉर्म के अंदर. तो ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है बेसिकली ये एक स्फीयर है. ये क्या है? एक स्फीयर है. इस स्फीयर को आप क्या कहते हो? वेव फ्रंट कहते हो. तो बेसिकली वेव फ्रंट एक स्फेरिकल सरफेस होती है. क्या होती है स्टूडेंट? स्फेरिकल
सरफेस होती है ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। अब इस बात का क्या मतलब है? मतलब जो वेव फ्रंट है उसमें सारे पार्टिकल्स एक ही लिहाज से वाइब्रेट करेंगे, लेट्स सपोज टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे लाइट की हमारे पास प्रोपेगेशन को, तो जो लाइट है प्रोपेगेट करती है वेव फ्रंट से। अब डियर स्टूडेंट, एक वेव फ्रंट और दूसरे वेव फ्रंट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है लैम्डा के, इट इज इक्वल टू 1 वेव लेंथ। और लाइट की स्पीड के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता है हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस का, s इज इक्वल टू वी टी। आफ्टर टाइम t हमारे पास ये फर्स्ट वेव फ्रंट बना था, तो आफ्टर टाइम डेल t हमारे पास सेकेंड वेव फ्रंट बना है। अगर हमें थर्ड वेव फ्रंट की पोजीशन को फाइंड करना हो तो स्पीड ऑफ लाइट स्टूडेंट्स हमें पता है s इज इक्वल टू वी टी, s इज इक्वल टू वी टी। तो v की जगह पर हमने c को प्लेस किया। और अगर हमें टाइम का पता हो तो हम एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ वेव फ्रंट को स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास s इज इक्वल टू सी टी, हमने एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ वेव फ्रंट को फाइंड कर लिया। अब डियर स्टूडेंट एक लाइन ड्रा करता हूं जो नॉर्मली ऐसे कट करती है किस चीज को, सारे वेव फ्रंट को। तो हम एक डेफिनेशन बनाते हैं, a line normal to the wavefront, a line normal to the wavefront, के wavefront के साथ लाइन क्या है, नॉर्मल है। लाइन नॉर्मल टू दी wavefront in the direction of propagation of light, in the direction of propagation of light is called ray of light। स्टूडेंट आप उसको क्या कह देते हैं, आप उसको रे ऑफ लाइट कह देते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये रे ऑफ लाइट के बारे में है। अब देखिए मैंने आपसे कहा हुआ था कि स्फेरिकल सरफेस है, जब लॉन्ग डिस्टेंसेस इन्वॉल्व हो जाए, कितने डिस्टेंसेस इन्वॉल्व हो जाए, लॉन्ग डिस्टेंसेस, बल्कि वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। लेट्स सपोज लाइट इज कमिंग फ्रॉम सूरज, सूरज से रोशनी आ रही है किस पे, जमीन की तरफ, तो एक बहुत ही बड़ा वेव फ्रंट बनेगा। जब ये बहुत बड़ा वेव फ्रंट बनेगा तो आप ऐसे वेव फ्रंट को क्या कहोगे, फॉर लार्ज डिस्टेंसेस। जब डिस्टेंसेस क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, तो वेव फ्रंट कैसा बनता है, वेव फ्रंट बनता है हमारे पास प्लेन। वेव फ्रंट कैसा बनता है हमारे पास, प्लेन वेव फ्रंट बनता है। अब हम चलते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल, कि हाइगन प्रिंसिपल क्या चीज़ है। अब हाइगन्स प्रिंसिपल जो था वो हमें बताता है दो बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात वो हमें बताता है कि जो पॉइंट्स हैं किसके ऊपर, वेव फ्रंट के ऊपर, पॉइंट्स ऑन वेव फ्रंट बिहेव एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी wavelets, behave as source of secondary wavelets. Point number 2, position of new wavefront can be determined, position of wavefront can be determined by constructing secondary wavelets, डियर स्टूडेंट्स अब इस बात को समझें। देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सोर्स था, अब इस सोर्स से ये फर्स्ट वेव फ्रंट निकला। इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, मैंने बस 3 बना दिए, वैसे तो ज़्यादा होते हैं, ये बिहेव करते हैं सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये एक और वेवलेट बनी,
ये एक और वेवलेट बनी और ये एक और वेवलेट बनी। इन वेवलेट के जो सेंटर्स हैं स्टूडेंट्स, इन सेंटर्स को दूसरे पॉइंट में बता रहा है, अगर हम कंस्ट्रक्ट करें, अगर हम क्या करें, कंस्ट्रक्ट करें, तो हमें नए वेव फ्रंट की पोजीशन का पता लग सकता है। तो हाइगन साहब ने इन दो पॉइंट्स के बारे में हमें बताया था। डियर स्टूडेंट्स, ये तो एक बेसिक सा हमारे पास क्या था, इंट्रोडक्शन था, जो चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी था कि आपको इसका आइडिया हो, ताकि जब कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो आपको इसकी डिटेल मिल सके। अब देखिए आप फिजिकल ऑप्टिक्स, तो फिजिकल ऑप्टिक्स में हमने इंटरफेरेंस को स्टडी करना है, तो अब लेक्चर को नोट कर लो, इसके बाद हम इंटरफेरेंस को डिटेल से देखते हैं। टू वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, जब दो वेव्स एक डायरेक्शन में मूव करें और उनका फ्रीक्वेंसी सेम हो तो आप इसको इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इंटरफेरेंस को हम डिफाइन करें, द फिनोमिना इन विच टू वेव्स traveling in same direction, two waves traveling in same direction with same frequency, direction with the same frequency, तो वो क्या करती हैं स्टूडेंट्स, सुपरपोज करती हैं, और इस सुपरपोजिशन का फिनोमिना क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस कहलाता है। इंटरफेरेंस बेसिकली दो तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात करें तो इसमें जो पाथ डिफरेंस है वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। और सेकेंडली हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है कि ये फर्स्ट वेव है और ये सेकेंड वेव है। ये जब सुपरपोज करती हैं तो कुछ इस तरीके से होता है कि पहली वेव के क्रस्ट के साथ दूसरी वेव का क्रस्ट और पहली के ट्रफ के साथ दूसरी का ट्रफ मिल जाता है, तो उसके मिलने के नतीजे में हमारे पास जो न्यू वेव बनती है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। तो इस तरह से जो इंटरफेरेंस है आप उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरफ कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास पाथ डिफरेंस होता है हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो पाथ डिफरेंस इज हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। लेट्स सपोज हमारे पास दो वेव्स हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट वेव हुई, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हुई, सेकेंड वेव हुई। अब ये जब दोनों सुपरपोज करती है तो कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास, ये फर्स्ट वेव स्टूडेंट्स, इसके साथ दूसरी वेव का ट्रफ आके मिलता है, समझ आई, फर्स्ट वेव का क्रस्ट दूसरी के ट्रफ से मिल रहा है, और फर्स्ट वेव के हमारे पास जो ट्रफ है उसके साथ क्या मिल रहा है, क्रस्ट मिल रहा है। तो मीन्स टू से क्रस्ट जो है वो ट्रफ के साथ सुपरपोज होता है, तो इसके नतीजे में जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाता है, हमारे पास कम हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अब जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो इंटरफेरेंस को जब हम डिटेक्ट करते हैं तो ब्राइट लाइन नज़र आती है, कैसी लाइन नज़र आती है, ब्राइट लाइन नज़र आती है। तो स्टूडेंट्स आप इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमा। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो डार्क लाइन नज़र आती है, और जब डार्क लाइन नज़र आती है तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको क्या कहते हैं, मिनिमा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इंटरफेरेंस को डिटेक्ट कैसे किया जाए। तो इंटरफेरेंस को जब डिटेक्ट करते हैं तो उसके लिए दो कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। फॉर डिटेक्टेबल
इंटरफेरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, सोर्स को क्या होना चाहिए? कोहेरेंट। सोर्स को क्या होना चाहिए? कोहेरेंट। के जो सोर्सेज है वो क्या हो? कोहेरेंट। उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है, क्या चीज है? फेज डिफरेंस है, वो किस चीज के बराबर हो स्टूडेंट्स? 0 के बराबर हो। और नेक्स्ट थिंग हमारे पास उसे मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, कि जो दोनों सोर्सेज हैं उनकी जो स्टूडेंट्स वेवलेंथ है वो क्या हो? सेम हो। अब सेम वेवलेंथ का तो इशू है, अगर दो सोर्सेज लगाओ, हो सकता है कि उन दोनों में कोई कंपोजिशनल चेंजेस इन्वॉल्व हो, तो वेवलेंथ सेम तो नहीं रहेगी उन दोनों की। तो मैं क्या करता हूँ, एक ही सोर्स लेता हूँ, उसके सामने स्क्रीन लगा देता हूँ। स्क्रीन लगाने के बाद उसमें 2 पिन होल्स कर देता हूँ, तो ये दोनों पिन होल्स बिहेव करते हैं 2 छोटे सोर्सेज के तौर पर, सोर्स 1, सोर्स 2। तो ये दोनों सोर्सेज क्या हो जाते हैं हमारे पास? मोनोक्रोमेटिक। अब इस सोर्स से लाइट की रेज जा रही है ऐसे, इससे जा रही हैं ऐसे। सेम ये दूसरा सोर्स है, इससे लाइट की रेज जा रही हैं ऐसे, इससे लाइट की रेज जा रही हैं ऐसे। अगर हम यहाँ पर एक स्क्रीन ड्रा कर दें, अगर हम यहाँ पर एक स्क्रीन ड्रा कर दें, तो जब हम स्क्रीन ड्रा करते हैं तो जहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, हमें ब्राइट लाइन नज़र आएगी और डार्क लाइन नज़र आएगी। तो ब्राइट लाइन, डार्क लाइन की इस तरीके की हमें क्या नज़र आएंगी स्टूडेंट्स? फ्रिंजेस नज़र आएंगी, सो ऑन, पूरे स्क्रीन के ऊपर। तो हम क्या कहेंगे कि ये इंटरफेरेंस हुई है। अब इस चीज़ को डिटेल में स्टडी किया 1801 में यंग्स मॉडुलस ने, प्रूव करने के लिए कि जो लाइट है वो डिफ्रैक्ट करती है और उसकी कैसी नेचर है? कॉर्पस्कुलर नेचर है। अब लेक्चर को नोट करें, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमिना हमने स्टडी करना है। देखिए ये हमारे पास सोर्स 1 है, इससे रे आके स्क्रीन पर टकराई, रे थी AP, और सोर्स हमारे पास जो 2 है उससे रे जो जा रही है वो स्टूडेंट्स BP है। अब जो रे AP है ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है और जो BP है वो उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। तो जो BP है उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, तो ये जो छोटा सा एरिया था B से लेके D तक का, इसके अंदर पाथ डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो स्टूडेंट्स हमने देखना है कि किस वजह से हमारे पास कितना पाथ डिफरेंस आता है एक ब्राइट फ्रिंज के दरमियान और एक डार्क फ्रिंज के दरमियान। तो हमने इस ट्राइंगल को लिया, ये कौन सी ट्राइंगल है? बैड ट्राइंगल है, BAD, ट्राइंगल BAD। इसके अंदर हमने साइन थीटा को यूज किया, देन साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। देन स्टूडेंट्स हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो है हमारे पास BD, और स्टूडेंट्स जो हमारे पास हाइपोटेनियस है वो क्या है हमारे पास? D। तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो इक्वल आ जाएगा, BD इज इक्वल टू D साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही हो, यहाँ पे जो पॉइंट है ब्राइट हो, मैक्सिमा हो, तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो इक्वल हो जाता है m लैम्डा के, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। सो कंपैरिजन ऑफ 1 and 2, कंपैरिजन ऑफ 1 and 2, 1 और 2 का कंपैरिजन किया, हमारे पास D साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। दोनों के कंपैरिजन में ये हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? रिलेशन मिला, D साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। अब हम कहते हैं जो साइन थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है टेन थीटा के, तो जो रिलेशन बन जाएगा D टेन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। अब ट्राइंगल क्या बन रही है हमारे पास? COP को। अब इसके अंदर आप देखिए टेन थीटा को आप यूज कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स जो टेन थीटा होता है वो हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? Y है, और जो बेस है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? L है। जब मजीद इसको हम सोल्व करेंगे तो Y किस चीज के इक्वल हो जाएगा? m लैम्डा L डिवाइडेड बाय D। What is y? Y is the distance between from the center to point P, जहाँ पे फ्रिंजेस बनेंगी, मीट करेगी। अब देखिए m क्या है हमारे पास? ऑर्डर, लैम्डा हमारे पास क्या है? वेवलेंथ, L हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, और D है हमारे पास सेपरेशन बिटवीन 2 स्लिट्स। अब स्टूडेंट ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है, तो हमने इसको लिखा YM
इज इक्वल टू एम लैम्डा एल प्लस डी। और इससे जो अगला होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई एम प्लस वन। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, एम प्लस वन लैम्डा एल डिवाइडेड बाई डी। इट इज इक्वेशन नंबर वन, इट इज इक्वेशन नंबर टू। सो मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट्स, मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए डेल वाई, जो इक्वल हो जाएगा वाई एम प्लस वन माइनस वाई एम के। सो स्टूडेंट्स वाई एम प्लस वन किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, एम लैम्डा एल बाई डी। वन से मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा एल बाई डी। वाई एम किस चीज़ के इक्वल था, एम लैम्डा एल डिवाइडेड बाई डी। तो स्टूडेंट्स देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो डेल वाई क्या है, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस, जो इक्वल हो जाएगा लैम्डा एल बाई डी। अगर मैं चाहता हूं कि जो पाथ डिफरेंस है दो फ्रिंजेस के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो मुझे क्या करना होगा, वेवलेंथ को बढ़ाना होगा। क्या करना होगा, एल को बढ़ाना होगा, मतलब सोर्स सीज के दरमियान का और स्क्रीन के दरमियान का डिस्टेंस बढ़ाना होगा। लैम्डा के डी डेल वाई का डी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो मैं अगर डी को कम करूंगा तो डेल वाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो डी को कैसे कम कर सकता हूँ, इन दोनों सोर्सेज के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको कम कर दूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। टेक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सजेशन। अल्लाह हाफिज़।